कक्षा 10 के बच्चों, आप लोगों का जो दूसरा लेसन है वो क्या है? अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये चैप्टर आप लोगों के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी और इंटरेस्टेड है ना? आपके जीवन में इसका बहुत उपयोग भी है और ये चैप्टर इंटरेस्टेड भी है। आप लोग अम्ल का नाम सुने हो? बहुत सुने होंगे ना? अरे भैया करते करते मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आ गया, ख़त्म होने वाला है, अब नहीं तो कब सुनेंगे, है कि नहीं? तो अम्ल का नाम आप लोगों ने सुना होगा बच्चों। अम्ल क्या है? बहुत सारी परिभाषा भी आप लोग सुने होंगे। क्षार क्या है, इसके बारे में बहुत कुछ सुने होंगे। अब हम लोग आज चलेंगे पढ़ने इसको, ठीक है? तो इस चैप्टर का पहली जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों? अम्ल। तो देखो, पहले अम्ल न पढ़ के हम ये जान लेते हैं कि वैद्युत अपघट्य क्या है, वैद्युत अपघटन क्या है, तब हम लोग आगे इस चैप्टर में एंट्री लेंगे, ठीक है ना? टॉपिक समझेंगे तो समझ में आ जाएगी, जब टॉपिक समझ में आएगी तभी ये सब समझ में आएगा। तो पहले हम लोग बच्चों क्या पढ़ेंगे? वैद्युत अपघट्य क्या होता है, ठीक है? वैद्युत अपघट्य क्या होता है एवं अपघटन क्या होता है, ये दो टॉपिक पहले हम जानेंगे, इसके बाद तब चैप्टर में एंट्री लेंगे। और मेरे बच्चों, एक काम आप लोग जरूर करिएगा, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिएगा। जैसे हम बताते जा रहे हैं, आप कॉपी ले लीजिए, कलम ले लीजिए, आँख खोल लीजिए, दिमाग खोल लीजिए, कान खोल लीजिए, है कि नहीं? और इसके बाद आराम से जैसे जैसे हम बताते जाएं नोट भी करते चलिए, साथ में समझ में भी आ जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा। एक बार दोहरा लेंगे, याद हो जाएगा। यस सर? यस। तो आते हैं, अब क्लास में चलते हैं। वैद्युत अपघट्य एवं अपघटन। नॉर्मल सी बात है, जब कोई विलयन क्या हो, जब कोई विलयन क्या हो जाए बच्चों? जब कोई विलयन हो और उसमें विद्युत प्रवाहित की जा सकती हो तो वह घटना क्या होगी? वैद्युत अपघट्य। कह सकते हैं किसी विलयन में विद्युत का प्रवाह हो सकना वैद्युत अपघट्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत अपघट्य कहलाता है। पॉइंट टू पॉइंट तुम नोट करते चलो। किसी विलयन में विद्युत का प्रवाह हो सकना वैद्युत अपघट्य कहलाता है। हो गया? एकदम आराम से लिखो। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं है बात? क्या बोल रहा है? किसी विलयन में विद्युत का प्रवाह हो सकना वैद्युत अपघट्य कहलाता है। अर्थात कोई पदार्थ लिया हमने और उसमें विद्युत प्रवाहित कर दिया और विद्युत उसमें प्रवाह होने लगी, तब वो क्या है? वैद्युत अपघट्य है। ठीक है, अब देखो दूसरी पॉइंट, ये जो है अपघटन की बात बहुत इजी भाषा में आपको बताऊंगा, बहुत बड़ी परिभाषा नहीं होगी और एकदम सरल और कम शब्दों में क्लियर हो जाएगा। आओ चलते हैं। जिस विलयन में ठीक है, जिस विलयन में वैद्युत प्रवाहित करने से वह अपघटित हो जाए, अर्थात वियोजित हो जाए। अर्थात क्या हो जाए? वियोजित हो जाए।
ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना? अपघटित हो जाए अर्थात वियोजित हो जाए, क्लियर है? तो वह वैद्युत अपघटन कहलाता है। तो वह वैद्युत अपघटन कहलाता है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते चलिए, आपको सारी बात एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगी बच्चों, ठीक है? अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, ताकि पॉइंट एकदम स्पष्ट हो जाए। मैंने अभी आपसे क्या कहा, दोनों पॉइंट देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है बच्चों, देखो ध्यान से। क्या कह रहा है सवाल आपसे? किसी विलयन में विद्युत का प्रवाह हो सकना क्या है? वैद्युत अपघट्य है। अर्थात कह सकते हैं वह विलयन जिसमें विद्युत प्रवाहित की जा सके, या वह पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह हो सके, वो क्या होगा? वैद्युत अपघट्य होगा। वह पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह हो सके वैद्युत अपघट्य कहलाता है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ में विद्युत प्रवाहित करने से वो वियोजित हो जाए, अपघटित हो जाए, तो क्या कहलाएगा? वैद्युत अपघटन कहलाएगा। वैद्युत अपघट्य पदार्थ में विद्युत प्रवाहित करने से वो क्या हो जाए? अपघटित हो जाए, समझ गए? वियोजित हो जाए, तो वह घटना क्या होगी? वैद्युत अपघटन की घटना होगी। बच्चों क्लियर हो रहा है? आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चला जाए, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? वियोजित माने टूट जाना, अलग हो जाना, है ना? वियोजित मतलब बच्चों टूट जाना, नहीं समझे? चलो आओ देखो, मान लो हाई है, क्या है? 2HCl हाइड्रोक्लोरिक, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक, बहुत तगड़ा है अम्ल है, जानते होगे इसके बारे में, थोड़ा बहुत तो जानते होगे, नहीं जानते तो बताइए, करेंगे, टेंशन की कौन बात है ना? तो बच्चों आ जाओ, 2HCl में जब विद्युत प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे? तो इसका मतलब इसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है। तो जब इसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? जिसमें विद्युत प्रवाह हो सके उसे क्या कहेंगे? अपघट्य। विद्युत प्रवाहित करने पर ये जो अपघट्य पदार्थ है अपघटित हो जाए, वियोजित हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए, अलग हो जाए ना, तो ऐसी दशा को वैद्युत, राइट? तो ये हो जाएगा 2H आयन प्लस Cl 2 आयन। यस सर, ये अपघटित होगा तो किसमें अपघटित होगा? आयनों में होगा या बिना आयनों में होगा? देखो, जब आयन बनेगा तो इसे आयनिक अपघटन कहेंगे। तो फिलहाल इसमें आयन नहीं बनेगा, ये विघटित होगा तो किस रूप में? अणु के रूप में। किसमें बच्चों? अणु के रूप में। समझ पा रहे हो ना? तो हम इसको इस तरह ना लिख के इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। ये हो जाएगा, दोनों गैस है, तो ये हो जाएगा H2, ये हो जाएगा। ये अभिक्रिया वैद्युत अपघटन की हो गई। किसकी हो गई? वैद्युत अपघटन की। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है बच्चों, नहीं समझ में आया? ध्यान से। ये कौन सा पदार्थ है? HCl। HCl में धारा प्रवाह की जा सकती है, लाइन बहवाई जा सकती है, माने जो करंट है, जैसे पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, इसको उसमें प्रवाहित किया जा सकता है, राइट है? तो जब इसमें विद्युत प्रवाहित की जा सकती है तो ये क्या हो गया? हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है। अब विद्युत प्रवाहित करने से ये वियोजित हो रहा है, अब घटित हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे? अब दोनों बात क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक इसी के साथ साथ एक टॉपिक अगली हम लोग सीखेंगे। इस सिद्धांत को बच्चों दिया था स्वांटे, लिख लेना। यह जो सिद्धांत है इसे वैद्युत वियोजन का सिद्धांत भी कहा जाता है, लिख लेना इसको। इसे वैद्युत
वियोजन सिद्धांत भी कहा जाता है। वैद्युत वियोजन सिद्धांत भी इसको कहते हैं। और इस सिद्धांत को स्वांटे आर्हीनियस ने दिया। कौन दिया बच्चों? स्वांटे आर्हीनियस ने इस सिद्धांत को दिया है। ठीक है, इस सिद्धांत को कौन दिया? स्वांटे आर्हीनियस। स्वांटे आर्हीनियस ने इस सिद्धांत को बच्चों प्रस्तुत किया है। और यह सिद्धांत लगभग 1887 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। यह सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया था? 1887 ईस्वी में। नोट हो गई बच्चों? अब चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट एकदम पढ़ते चलो, बहुत काम की चीज़ है ये आपको। इसे आयनिक सिद्धांत के नाम से भी जान सकते। इसे किस सिद्धांत के नाम से जान सकते हैं? वैद्युत वियोजन सिद्धांत स्वांटे आर्हीनियस ने दिया 1887 ईस्वी में। इसे आयनिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नोट कर लेना, बहुत काम की चीज़ है। इस सिद्धांत को किस नाम से? आयनिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, जिसमें विद्युत प्रवाहित करने पर वो अपघटित होता है, जिसमें विद्युत प्रवाहित की जाए और वो क्या हो जाए? अपघटित हो जाए, तो वैद्युत अपघटन जब होता है ना बच्चों, तो उसमें क्या होता है? आयन बनते हैं। क्या होता है? वैद्युत अपघटन होता है तो उसमें क्या बनते हैं? आयन बनते हैं। तो इसलिए इसे आयनन सिद्धांत के नाम से भी जाना जा सकता है। जैसे मान लीजिए NaCl है, बताओ ये NaCl वैद्युत अपघट्य है या नहीं? NaCl वैद्युत अपघट्य है या नहीं? आपके घर में अर्थिन है, एक फेस वाली लाइन है, दो फेस वाली। पहले तो ये डिपेंड करेगा, अगर एक फेस वाली लाइन रहेगी तो अर्थिन जरूर होगा। अगर दो फेस की लाइन हो, फेस जानते हो? बहुत बढ़िया, खम्भों पर से दूर तरवा आता है तो दो फेस, और खम्भों पर से एक तरवा है तो एक फेस। समझ गए बच्चों ना? अगर जो खम्भा लाइट लगा है, खम्भा वाली लाइट, अभी ना खाली उधर खम्भा गाड़ा वही में तार खींच लिया लाइट आ गई है कि ना? तो खम्भे में जो लाइट है वहाँ से अगर दो तार आया है तो इसका मतलब क्या हो गया? दो फेस की लाइन आपके घर में आई है, तो उसमें आपको अर्थिंग की ज़रूरत नहीं होगी, राइट। और अगर खम्भे पर से एक तार आया हुआ है तो इसका मतलब है कि आपके घर में अर्थिंग होगी। जब लाइनियाँ कमज़ोर होती है तो लोग कहते हैं अर्थिनिया में तनी नमक, तनी कोयला, तनी गोबर, तनी पानी डाल दे। हाँ कि ना? तो गोबर भी वैद्युत अपघट्य है, कोयला भी वैद्युत अपघट्य है, नमक भी वैद्युत अपघट्य है। आगे समझ में? तो NaCl किसका फार्मूला है? नमक का। NaCl किसका सूत्र है? नमक का। तो बच्चों, नमक वैद्युत अपघट्य हुआ कि नहीं? हुआ ना? अब देखो इसमें क्या होता है, ये वाला जो निशान है इसको कहते हैं उत्क्रमणी का निशान। क्या बोलते हैं इसको? ये उत्क्रमणी का निशान होता है। इसका मतलब हुआ ये वियोजित होगा तो बनेगा Na आयन। क्या बनेगा? Na आयन प्लस Cl आयन। तो इस घटना को हम कहते हैं आयनन सिद्धांत। क्या कहते हैं? आयनन सिद्धांत। कौन सिद्धांत? आयनन सिद्धांत। इसमें क्या बनता है? धनायन बनता है और क्या बनता है? ऋणायन बनता है। समझ गए? इसमें क्या बनता है? धनायन और ऋणायन बनता है। मुझे लग रहा है आपको ये बात समझ में आई होगी। यस सर कि नो सर? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? तो जब किसी तत्व पर प्लस चार्ज होगा तो उसे कहेंगे धनायन तत्व। क्या कहेंगे? ठीक है। और जिस पे माइनस चार्ज आएगा उसको क्या कहेंगे? ऋणायन तत्व। समझ में आ गया? तो जो ये NaCl है इस तरह वियोजित होता है तो ये बनता है, पुनः ये जुड़ता है तो ये बनता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम उत्क्रमणी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। मेरे बच्चों, समझ में आया होगा आपको? ये कौन सी अभिक्रिया है? उत्क्रमणी अभिक्रिया। क्लियर हो गया ना? कोई डाउट नहीं ना? एकदम आराम से एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे अम्ल की दुनिया में। कहाँ चलेंगे बच्चों? अम्ल पहली हेडिंग आपकी होगी अम्ल। अच्छा, हाई समझ में आ गया? धनायन और ऋणायन। इस
ये किस सिद्धांत के अंतर आता है? वियोजन सिद्धांत के अंतर्गत। किस सिद्धांत के अंतर्गत? वियोजन सिद्धांत के अंतर्गत। और किस सिद्धांत के अंतर्गत? आयनन सिद्धांत के अंतर्गत। दोनों एक ही है। इस आयनन और वियोजन सिद्धांत के बारे में चर्चा कौन किया था? स्वांटे आर्हीनियस ने। कौन किया था? और उन्होंने ये सिद्धांत कब चर्चा किया था? ठीक। अम्ल क्या होता है बच्चों? एकदम आराम से नोट कर लीजिए। अम्ल क्या होता है? वह पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो। मैंने क्या कहा? वह पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो, न कि हाइड्रोजन उपस्थित हो। पॉइंट सही से लिखिएगा। वह पदार्थ एकदम अच्छे से परिभाषा लिखो बच्चों। जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो ना, जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे अम्ल कहते हैं। बहुत मस्त पॉइंट है। अम्ल कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं ये जो परिभाषा है किस सिद्धांत के आधार पे, तो आप क्या जवाब दोगे? ये परिभाषा किस सिद्धांत के आधार पे? आर्हीनियस के वियोजन सिद्धांत के आधार पर। किसके? आर्हीनियस के आयनन सिद्धांत के आधार पर। किसके? वेरी गुड। एक ही पॉइंट आपको क्लियर समझ में आया ये बात? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है क्या? नहीं है ना? तो चले आगे। चले बच्चों, आ जाओ। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि अम्ल का क्या खामियां हैं। अम्ल हमारे लिए कितना अच्छा है, अम्ल हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। क्या अम्ल हम लोगों ने अपने हाथ में कभी लिया है? अम्ल का जीभ से चख सकते हैं? देखो, जो अम्ल या क्षार होता है, यानी जो केमिकल पदार्थ होते हैं, उसे बच्चों हाथ से छूना नहीं चाहिए, जीभ पर रखना नहीं चाहिए। क्योंकि जो अम्ल, प्रबल अम्ल होता है ना, वो प्रबल संक्षारक होता है। समझ गए? प्रबल अम्ल बच्चों क्या होता है? प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होता है। प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होता है। समझ आ रहा है? प्रबल अम्ल क्या होता है? अच्छा, मुझे बताओगे इसका मतलब क्या है? किसी को मालूम है बच्चों? संक्षारक मतलब क्या होता है? कुछ जानते हैं आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं कि कुछ पता नहीं रहता है। सर जी जो बताएंगे वह सही है ना बच्चों? एकदम सही बात है कि जो सर जी बताएंगे वह सही है। क्योंकि सर जी, हम लोग पास इतनी टाइम ही नहीं रहती कि हम लोग किताब खोल दें। किताब खोल लेंगे सर तो बेइज्जती ना हो जाएगी? सही बात है ना? तो इसलिए हम स्टूडेंट हैं सर, हमको किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप ठहरे गुरुजी, आप पढ़िए, आप याद करिए, आप लिखवाइए। हमको क्या करना है? हमको पेपर में बैठ जाना है। अगर कुछ आ गया तो लिख देंगे, नहीं आया तो कह देंगे नहीं पढ़ाया गया है ना? सही बात है कि ना? सिंपल सी बात है। अच्छा चलो जानते हैं। संक्षारक, यह एक ऐसा गुण है जो त्वचा को लकड़ी को, किसको? लकड़ी को, कागज को, किसको? कागज को, धातु को, किसको? धातु को गला देता है। अब समझ में आया? संक्षारक मतलब होता है उसको गला देना, संक्षरित कर देना, नष्ट कर देना। समझ गए? संक्षारक मतलब क्या होता है? नष्ट कर देना। मैं सीधे शब्दों में लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। संक्षारक मतलब बच्चों क्या? नष्ट करना। समझ में आ गया आप? ठीक है,
प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होता। अच्छा मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर हो रहा है ना बच्चों? देखिए आपको अगर मेरी बात समझ में आ रही है और मैं जो परिभाषा बता रहा हूँ अगर ये समझ में आ रहा है तो ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। ये तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से बच्चों। अगर आप लोग ये छोटा काम करते रहे ना तो हम आपके सामने बड़ा बड़ा काम करके दिखाएंगे। ठीक है? आपके बोर्ड की तैयारी ना पूरा हमने बताया है ना कि 90 से लेके 95% तो हम खुद गारंटी ले रहे हैं कि अगर हमारे साथ डेली जुड़े रहें, डेली हमारे साथ लगे रहें और हम जो जो कर रहे हैं आप करते रहें तो मैं बता रहा हूँ गारंटी है 90 से 95% हाई स्कूल में मैथ और साइंस में हम लोग दिलवाएंगे। ठीक है? मैथ और साइंस में 90 से 95% फुल गारंटी है। इसके बाद अगला सब्जेक्ट के बारे में हम गारंटी नहीं ले सकते, है कि नहीं बच्चों? जो हम पढ़ाएंगे उसी गारंटी लेंगे ना। ओके? तो बच्चों आप लोग साथ में हमारे लगे रहिए और डेली बाय डेली वीडियो को वॉच करिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भेजते रहिए और भरोसे के साथ हमारे साथ जुड़िए। और ये वीडियो आपके पास डेली बाय डेली आपको पहुंचा करेगा और अब हम लोग कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास भी आपको मिले। ठीक है? चलते हैं आगे टॉपिक में चलते हैं। ये बात समझ में आ गया? एग्जाम्पल, अम्ल की एग्जाम्पल क्या है उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है? हमने क्या कहा? अम्ल वो होगा जिसमें हाइड्रोजन आयन होगा। अम्ल कौन होगा बच्चों? जिसमें हाइड्रोजन आयन होगा उसे क्या कहेंगे हम? नॉर्मल सी बात है, क्या कहेंगे? तो मैंने ले लिया H2SO4, क्या ले लिया? इसमें हाइड्रोजन आयन है ना, प्लस मैंने ले लिया HCl प्लस मतलब कॉमन HCl ले लिया, इसमें भी मिलेगा ना, और मैंने ले लिया HNO3, इसमें भी हाइड्रोजन आयन है ना बच्चों? यस सर। अच्छा अब मैं मान लिया CH3COOH, ये भी अम्ल है ना? अम्ल ये भी है बच्चों, अम्ल ये भी है, अम्ल ये भी है, अम्ल ये सब क्या है? सबसे प्रबल इसमें अम्ल कौन सा है? H2SO4। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? H2SO4। इसका pH मान 0 होता है। इसका pH वैल्यू कितनी होती है? इसकी pH वैल्यू बच्चों 0 होती है और जो कि सबसे खतरनाक अम्ल होता है। ठीक है? ये त्वचा पे जैसा ही पड़ेगा ना फफोले तुरंत डाल देगा। समझ गए? इतना खतरनाक अम्ल है कि जैसे ही ये त्वचा पर पड़ेगा तुरंत फफोला आ जाएगा, मतलब फोकची फोकचा का आ जाएगा। समझ गए ना? हाई सर अगर किसी के ऊपर चला गया, चेहरे पर चला गया तो उसके चेहरे की कहानी खत्म हो जाती है। ये बच्चों बहुत खतरनाक अम्ल है। इस सब अम्लों से मजाक हमें नहीं करना चाहिए। हो गया? अब आगे बढ़े। देखो थोड़ी सी आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। ये बात क्लियर हो गया? और इसमें ये दुर्बल अम्ल है, इसको खाया जाता है। भाई कौन सा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है, इसको खाया जाता है। सिरका का नाम सुने? अब अम्ल खाया जाता है दिमाग में रख के कि H2SO4 के रोटी में बोल के मत खा लग गया। भाई होता है ना, अम्ल खाया जा सकता है, मैंने बोला ना, यानी सिरका तो हम लोग खाते ही हैं। तो कहोगे जब अम्ल खाया जाता है तो H2SO4 को उठाओ, फर्स्ट क्लास रोटी बोरो और चपक चपक खाओ। ऐसे ना मुँह हुआ है ना कुल एकदम खत्म हो जाएगा। रोटियाँ बोरोगे आधी गल जाएगी, रोटी बोरे आधी गल गई रोटी। समझ गए? अब मुँह में जब जाएगी तो मुँह गल जाएगा, क्योंकि वो अभी लिखा है नया था त्वचा कागज लकड़ी धातु ये सब गला देता है। अभी बच्चों समझ में आ गया ना? कोई डाउट है? 1 मिनट लगेगा, मैं इस टॉपिक को ख़त्म कर लेता हूँ। ठीक? ये बात समझ में आ गया? अब एक चीज़ देखो, ये जो अम्ल है, ये जो अम्ल है बच्चों और क्या करता है बता सकते हो? ये जो अम्ल है और क्या कर सकता है? मैंने अभी आपको बताया कि ये जो अम्ल है बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि आपको बताया कि त्वचा को जला सकता है, गला सकता है, लकड़ी गला सकता है। ये सब किसके गुण है? अम्ल के ही गुण है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से प्यारे बच्चों अम्ल में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। और एक प्रबल गुण और है, मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा।
संक्षारक समझ में आ गया ना। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, वही मैं इसलिए रोक लिया हूँ। अम्ल की एक बहुत अच्छी खासियत है, अम्ल को जल में बूंद बूंद करके मिलाना चाहिए। बूंद बूंद करके मिलाना चाहिए, ठीक है। न कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना, क्योंकि ये विस्फोटक होता है। क्योंकि ये विस्फोटक होता है, विस्फोट हो सकता है, ठीक है। और ये विलयन में उष्मा देता है। क्या देता है? उष्मा देता है, यानी कि उसको गर्म कर देता है, ठीक है। जैसा ही पानी में अम्ल डालोगे ना, तो जिस बर्तन में लियो वो बर्तन तुरंत गर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर अम्ल में पानी डाल दिए ना, तो तुरंत विस्फोट हो जाएगा। डर है मुंह जलने का, हाथ जलने का, बहुत डर होता है, ठीक है बच्चों। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करिए। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके बच्चों।